आज हम इंटरनेट पर फैल रही एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसे लोग एआई स्लॉप कह रहे हैं। हो सकता है आप इसे रोज देख रहे हो पर शायद नाम से नहीं जानते। इस पर बात करने के लिए हमारे पास रेडिट की चर्चाएं हैं, सीनेट और ई वीक जैसे टेक न्यूज आउटलेट्स के लेख हैं और यहां तक कि विकिपीडिया पर भी इस पर एक पूरा पेज है। तो आज हम समझेंगे कि एआई से बना ये कंटेंट आखिर है क्या, ये क्यों हमारे फीड्स पर कब्जा कर रहा है और इसका हम पर क्या असर हो रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नया टेक्निकल शब्द नहीं है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं डिजिटल सैलाब है जो हमारे ऑनलाइन कंटेंट के भविष्य को तय कर रहा है। इसमें कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा भी। तो चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एआई स्लॉप, ये शब्द सुनने में ही मतलब थोड़ा अजीब है। मैंने हाल ही में कुछ तस्वीरें देखी, जैसे श्रिम्प जीसस यानी झींगे से बने हुए जीसस क्राइस्ट, या फिर ऐसी सब्जियों की तस्वीरें जो असल दुनिया में होती ही नहीं है। ये सब क्या है? क्या यही स्लॉप है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही एआई स्लॉप का एक क्लासिक उदाहरण है। आसान शब्दों में कहें तो एआई स्लॉप का मतलब है एआई से बना हुआ ढेर सारा ऐसा कंटेंट जिसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, जिसमें कोई गहरा मतलब नहीं होता और जिसे सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने या क्लिक्स बटोरने के लिए बनाया जाता है। ये स्पैम का ही एक नया ज्यादा चालाक रूप है। ज्यादा चालाक कैसे? स्पैम को तो हम सालों से पहचानते आ रहे हैं। ये इसलिए चालाक है क्योंकि ये हमारी सोशल मीडिया फीड्स और गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऐसे घुल मिल गया है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ ईमेल इनबॉक्स तक सीमित नहीं है। इसीलिए तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना है। वर्ड ऑफ द ईयर मतलब ये समस्या वाकई बहुत बड़ी हो गई है। श्रिम्प जीसस के अलावा और क्या उदाहरण है इसके? उदाहरण तो अनगिनत हैं और बहुत अजीब भी। जैसे फेसबुक पर हॉलोकॉस्ट पीड़ितों की नकली कहानियों के साथ एआई से बनी तस्वीरें वायरल हुईं, या ब्रिटेन में एक विली वोंका का इवेंट हुआ जिसके सारे पोस्टर और विज्ञापन एआई से बने थे और वो इवेंट एक बड़ी तबाही साबित हुआ। एक और उदाहरण है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में एक ज़ॉम्बी सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर दिखाया गया जिसके हाथ में 6 उंगलियां थीं। 6 उंगलियां? हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां बताती हैं कि कंटेंट बिना सोचे समझे बस एआई से बनवाकर डाल दिया गया है। अच्छा, तो ये सब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का कचरा हुआ, लेकिन क्या ये चीज हमारे काम करने की जगहों पर मतलब ऑफिस में भी घुस रही है? बिल्कुल, और उसके लिए एक अलग शब्द भी है, वर्क स्लॉप। ये एआई स्लॉप का कॉर्पोरेट भाई है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने इस पे एक स्टडी भी की है। वर्क स्लॉप का मतलब है दफ्तरों में एआई से बनी रिपोर्ट्स, ईमेल या प्रेजेंटेशन जो दिखने में तो बहुत प्रोफेशनल लगती हैं पर उनमें कोई असली मेहनत, कोई गहरी सोच या नया विश्लेषण होता ही नहीं है। मतलब बस काम करने का दिखावा। हाँ बिल्कुल, ये प्रोडक्टिविटी का एक भ्रम है। मान लीजिए किसी को एक रिपोर्ट बनाने को कहा गया, उसने एआई को कुछ निर्देश दिए और 50 पन्नों की एक शानदार दिखने वाली रिपोर्ट तैयार कर दी। उसमें चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें कोई नई बात या काम की जानकारी है ही नहीं। ये तो थोड़ा डरावना है, पर सवाल यह है कि आखिर कोई इतनी मेहनत से इतना सारा कचरा बना क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? सिर्फ आलस तो नहीं हो सकता? वजह सीधी और सादी है, पैसा। एआई स्लॉप एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। हम अटेंशन इकोनॉमी में रहते हैं जहां लोगों का ध्यान ही सबसे बड़ी कमाई है। जितना ज्यादा कंटेंट उतने ज्यादा व्यूज, जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा विज्ञापन और उतनी ज्यादा कमाई। उन अजीब तस्वीरों को लोग जिज्ञासा में क्लिक करते हैं और हर क्लिक से बनाने वाले को पैसा मिलता है। इस काम को अब स्लॉप फार्मिंग कहा जाने लगा है। स्लॉप फार्मिंग, और हमारे सूत्रों में एक एसईओ हाइस्ट यानी सर्च इंजन की डकैती का भी जिक्र है। ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि ये कितना बड़ा रूप ले चुका है। एक टेक उद्यमी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उसने ये कैसे किया। उसने एआई का इस्तेमाल करके अपने एक प्रतियोगी की वेबसाइट का पूरा ढांचा और कंटेंट स्टाइल कॉपी कर लिया। फिर एआई की मदद से कुछ ही घंटों में 1800 नए लेख तैयार कर दिए। एक मिनट, सिर्फ कुछ घंटों में 1800 लेख? ये तो अविश्वसनीय। बिल्कुल, और नतीजा ये हुआ कि 18 महीनों के अंदर उसने उस असली वेबसाइट का 3.6 मिलियन का ट्रैफिक अपनी नकली वेबसाइट पर खींच लिया। ये दिखाता है कि एआई का इस्तेमाल कितनी आसानी से और कितनी तेजी से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ये एसईओ वाली बात तो किसी के भी बिजनेस को रातों रात तबाह कर सकती है। और ये सिर्फ ऑनलाइन आर्टिकल्स तक ही सीमित है, या ये स्लॉप की बाढ़ पब्लिशिंग की दुनिया में भी घुस चुकी है। हाँ, ये बाढ़ हर जगह पहुंच गई है।
लोग Amazon के Kindle स्टोर पर AI से लिखी किताबें धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ट्रैवल गाइड से लेकर रेसिपी बुक तक सब कुछ AI लिख रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि Amazon को एक नया नियम लाना पड़ा कि एक लेखक एक दिन में सिर्फ 3 किताबें ही प्रकाशित कर सकता है। सिर्फ 3? मतलब लोग इतना ज्यादा बना रहे थे? हाँ, सोचिए, एक प्लेटफॉर्म को यह सीमा इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि लोग AI से इतनी जगह किताबें बनवा रहे थे कि पूरा सिस्टम चरमरा रहा था। तो इसका मतलब ये सिर्फ कुछ अजीब तस्वीरें या स्पैम वाले लेख नहीं है, ये तो पूरे इंटरनेट के ताने बाने को ही बदल रहा है। हम जैसे आम यूजर्स पर और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है सर्च इंजन और खुद AI सिस्टम के ज्ञान के आधार पर। इसे तकनीकी भाषा में इंडेक्स डिग्रेडेशन या सर्च इंजन पॉइजनिंग कहते हैं। मतलब जब इंटरनेट पर इतना सारा AI से बना कचरा भर जाएगा तो गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए असली उपयोगी जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक स्टडी में पाया गया कि 74% से ज्यादा नए वेब पेजों में AI से बना कंटेंट था। तो इसका मतलब ये एक दुष्चक्र है। AI के बनाए कचरे से सीखता है और फिर और ज्यादा कचरा बनाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो डेड इंटरनेट थ्योरी वाली बात हो गई। बिल्कुल, इसी को मॉडल कोलैप्स कहते हैं। जब AI को सिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा ही सिंथेटिक या नकली हो तो AI भी वैसे ही नकली और बेमतलब चीजें बनाना सीखता है। धीरे धीरे इंटरनेट की क्वालिटी गिरती जाती है। और उस माहौल में रहने का हम इंसानों पर क्या असर होता है? मतलब सिर्फ जानकारी की क्वालिटी ही नहीं गिर रही, हमारे भरोसे पे भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल। CNET का एक लेख इसे एक एंटी सोशल वेस्टलैंड कहता है। मतलब एक ऐसा बंजर इलाका जहां सामाजिकता और भरोसा खत्म हो रहा है। रैप्टिव की एक स्टडी के मुताबिक अगर लोगों को सिर्फ शक भी हो जाए कि कोई कंटेंट AI से बना है तो उस पर उनका भरोसा 48% तक कम हो जाता है। अच्छा, सिर्फ शक होने पर ही? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं ये अपनी फीड में देख रहा हूं। कल ही मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसमें दिल्ली में बर्फ पड़ रही थी और हजारों लोगों ने उसे सच मानकर शेयर कर दिया था। और इसका एक और गहरा असर है, खासकर सुंदरता के मानकों पर। AI इन्फ्लुएंसर और पूरी तरह से AI से बनी तस्वीरें सुंदरता के ऐसे मानक बना रही हैं जो अवास्तविक नहीं बल्कि असंभव हैं। पहले हम फोटोशॉप की हुई तस्वीरों की बात करते थे जिसमें एक असली इंसान को बेहतर बनाया जाता था। अब हम ऐसी तस्वीरों की बात कर रहे हैं जो किसी असली इंसान पर आधारित ही नहीं है। तो क्या लोग इसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं या सबने इसे अपनी किस्मत मान लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा विरोध शुरू हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी मार सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों पर पड़ी है। जैसे 2025 में मैकडॉनल्ड्स को अपना AI से बना क्रिसमस विज्ञापन वापस लेना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसे भयानक कहा। कोका कोला के एक AI विज्ञापन को बिना आत्मा वाला कहकर खारिज कर दिया गया। मतलब लोग अब AI से बने परफेक्ट विज्ञापन और एक इंसान की बनाई कला के बीच का फर्क समझने लगे हैं। हाँ, लोग अब शॉर्टकट को पहचानने लगे हैं। इसी के जवाब में क्रिएटिव समुदाय ने X पर #SupportHumanArt जैसा हैशटैग शुरू किया। शायद AI स्लॉप का यह सैलाब हमें असली इंसानी कला की कीमत और ज्यादा सिखा रहा है। लेकिन ये सिर्फ अजीब तस्वीरों और बुरे विज्ञापनों तक सीमित नहीं है ना? क्या होता है जब ये स्लॉप राजनीति और विज्ञान जैसे गंभीर क्षेत्रों में घुस जाता है? हाँ, और यहाँ मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और देखिए, हमें यहाँ निष्पक्ष रहना होगा। हमारे स्रोत जो बताते हैं वो ये है कि इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए भी हो रहा है। रिपोर्टों के अनुसार रूस और चीन जैसे देशों ने अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए AI कंटेंट का इस्तेमाल किया है। गाजा युद्ध में दोनों तरफ से सहानुभूति पाने के लिए पीड़ित बच्चों की AI से बनी नकली तस्वीरें इस्तेमाल की गईं। और विज्ञान पर इसका असर, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। अगर हम वैज्ञानिक रिसर्च पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करेंगे? ये वाकई चिंता की बात है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में एक लेख छपा जिसमें एक चूहे की AI से बनाई गई तस्वीर थी। उस तस्वीर में चूहे के शारीरिक अंग पूरी तरह से गलत थे और उन पर अजीब अजीब से लेबल लगे थे जो किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेमतलब थे। मतलब एक वैज्ञानिक जर्नल में, और वो छप भी गई। ये पीयर रिव्यू से कैसे पास हो गई? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब दूसरे वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाना शुरू किया, तब जाके उस जर्नल ने लेख को वापस लिया।
लेकिन ये घटना दिखाती है कि अगर वैज्ञानिक प्रकाशनों में भी इस तरह की लापरवाही होने लगे तो विज्ञान की पूरी विश्वसनीयता पर से लोगों का भरोसा उठ सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? जो लोग असली कंटेंट बना रहे हैं या जो हम जैसे लोग हैं जो सही जानकारी ढूंढ रहे हैं, वे इस स्लॉप के समंदर में क्या करें? यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और जवाब ये है कि अब खेल के नियम बदल रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने की दौड़ शायद खत्म हो रही है। अब जोर अथॉरिटी फर्स्ट पर है, यानी सबसे पहले अपनी विश्वसनीयता बनाने पर। गूगल का EEAT ढांचा यानी अनुभव, विशेषज्ञता, अधिकार और भरोसेमंदता अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब अब गूगल सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है, बल्कि ये भी देखेगा कि आप कौन हैं। बिल्कुल, AI सिस्टम भी अब इन संकेतों को पहचानना सीख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कंटेंट कौन बना रहा है, उसका उस विषय में क्या अनुभव है और क्या दूसरे भरोसेमंद स्रोत उसका जिक्र करते हैं। यहाँ पर एक और रणनीति का जिक्र है, इंसानी कमियों को दिखाना। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये इस पूरी स्थिति की एक बहुत ही अनोखी प्रतिक्रिया है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अब जानबूझकर अपनी चीजों में छोटी मोटी कमियां दिखा रहे हैं, जैसे वीडियो के बैकग्राउंड में बिखरा हुआ बिस्तर या उलझे हुए बाल। ऐसा इसलिए ताकि ये साबित हो सके कि ये कंटेंट असली है, किसी AI ने नहीं बनाया, क्योंकि AI से बनी चीजें अक्सर बहुत ज्यादा साफ सुथरी और परफेक्ट होती हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन क्या ये लंबे समय तक चलेगा? कल को AI इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो भी परफेक्ट गलतियां करना सीख लेगा, फिर हम कैसे फर्क करेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और शायद इसका जवाब हमारे आखिरी पॉइंट में छिपा है। सबसे अहम बात है ओरिजिनल रिसर्च यानी मौलिक शोध। AI नया डेटा, नई जानकारी या जमीनी अनुभव नहीं बना सकता, वो सिर्फ पहले से इंटरनेट पर मौजूद डेटा को मिलाता है। इसलिए जो लोग असली रिसर्च, सर्वे या अपना अनूठा डेटा पेश करते हैं, उनका कंटेंट सबसे ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। मौलिकता अब सबसे बड़ी ताकत है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि AI स्लॉप सिर्फ एक मजाक या परेशानी नहीं है, ये मुनाफे से चलने वाला एक पूरा सिस्टम है जो हमारी डिजिटल दुनिया को बदल रहा है। लेकिन इसी के साथ इंसान होने का मतलब, हमारी रचनात्मकता और हमारी प्रामाणिकता की कीमत भी शायद पहले से ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, 2026 में ये एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। जैसे जैसे AI ज्यादा काबिल होता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान होने का असली मूल्य भी बढ़ रहा है। हमारी कमियां, हमारी मौलिकता और हमारे अनुभव अब पहले से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जैसे जैसे हम AI स्लॉप को पहचानने में बेहतर हो रहे हैं, क्या हम हर ऑनलाइन चीज पर जरूरत से ज्यादा शक करना भी सीख रहे हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ भी नकली हो सकता है, वहां असली कंटेंट होने पर भी एक दूसरे पर भरोसा करने और जुड़ने की हमारी क्षमता का क्या होगा?